वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। बिजनेस साइकिल सबसे पहली बात, ये चैप्टर नया ऐड हुआ। नया मींस कि जब सीपीटी था तो बिजनेस साइकिल चैप्टर नहीं होता था। जब से सीए फाउंडेशन हुआ, कोर्स चेंज हुआ, तो आपका बिजनेस साइकिल चैप्टर बीच में ऐड हो गया। तो बिजनेस साइकिल आप शायद पहली बार पढ़े, क्योंकि 11th 12th में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो बिजनेस साइकिल को समझने से पहले इतना समझो कि कोई भी एक्टिविटी इधर इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, किसमें बिजनेस साइकिल आता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात, जहां भी हम बात करते हैं इनकम की, प्रॉफिट की, वहां पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। कोई भी बिजनेस का जो मोटिव है वो क्या है, हम बोलते हैं प्रॉफिट है या फिर सेल्स है। तो बिजनेसेस और इकोनॉमिक एक्टिविटीज ये हमारी इकोनॉमी को चलाती है। हमारी इकोनॉमी के अंदर जितने भी बिजनेस है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सर व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है बच्चों, कि जिन एक्टिविटीज से, जिन काम से हमें हमारी इनकम मिलती हो, प्रॉफिट मिलता हो, ठीक है, हम अपना सर्वाइवल करते हो, पैसा कमाते हो, उसे बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स। करेक्ट है ना? तो जहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, सर बिजनेसेस हैं, कोई भी फर्म्स हैं, इंडस्ट्री है, कोई भी सेक्टर है, इधर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे सर्विस सेक्टर है। देखो बच्चों, सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशंस, समझ रहे हो, फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मैं सिंपल लैंग्वेज में यूज करता हूं आपको। फ्लक्चुएशन इन बिजनेस, अब समझ में आया? फ्लक्चुएशन इन बिजनेस अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर साइकिल चल, मतलब कोई भी बिजनेस, सर आप बताओ, कोई भी बिजनेस कभी भी क्या हमेशा एक्सपेंशन पे रहता है? कोई भी बिजनेस क्या हमेशा फॉल होता है? कोई भी बिजनेस क्या हमेशा पीक पे रहता है? नहीं। कोई भी बिजनेस कभी स्टेबल नहीं रहता है। हर बिजनेस में अप एंड डाउन्स आते हैं, ऐसा आपने पढ़ा होगा। हर बिजनेस एक्टिविटी में, हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अप एंड डाउन आते हैं। अगर मैं सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एग्रीगेट कर दूं और फिर देखूं कि ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो फ्लक्चुएशन है, समझना, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, फ्लक्चुएशंस तो आई होंगी, उन सब का एग्रीगेट कर देता हूं, उन सब का सम टोटल कर देता हूं कि ओवरऑल अब से लेके तब तक जितना भी टाइम पीरियड मैंने लिया, कि इस बीच में कौन सा फेज चल रहा था, कौन सा साइकिल चल रहा था, इधर एक्सपेंशन था, कॉन्ट्रैक्शन था, बूम था, या क्या था। तो मैंने बोला कि सम टोटल ऑफ फ्लक्चुएशंस, सम टोटल ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एन इकोनॉमी। हम किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो फ्लक्चुएशन आई उनका सम टोटल कर दिया, उसको हमने बोला बिजनेस साइकिल या फिर ट्रेड साइकिल। समझना, तो बिजनेस साइकिल के बहुत सारे फीचर्स है बच्चों। फीचर्स भी हम करेंगे। फीचर्स करने से पहले ये समझ लो कि बिजनेस साइकिल के अंदर कौन सी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से फेजेस से बना है बिजनेस साइकिल। आपको एक चार्ट दिख रहा होगा यहां पर, इसको ध्यान से देखना। हम यहां पर टोटल 4 स्टेजेस देख रहे हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले देख रहे हैं हम एक्सपांशन। अगर बिजनेसेस एक्सपांड हो रही हैं, बढ़ रहे हैं, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सबकी हाई है, ठीक है, एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, बैंक क्रेडिट दे रहे हैं, लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अब बिजनेस बढ़ेगा और सब कुछ ठीक है इकोनॉमी, कहीं डिफ्लेशन नहीं है। एक्सपेंशन के बाद एक स्टेज ऐसी आएगी जब आप टॉप पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी पे पहुंच जाती है, इससे ऊपर नहीं हो सकता, हाई इज द हाईएस्ट पॉइंट, बिल्कुल वहां पर हम बोलते हैं कि पीक आ गया। ये कुछ थोड़े से समय तक रहता है कांस्टेंट, उसके बाद फिर वापस डाउनफॉल आना शुरू होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर, से बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन। मेरी बात सुनना बच्चों, एक्सपेंशन, इकोनॉमी बढ़ रही है, पीक, इकोनॉमी बढ़ चुकी है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है। अब कोई भी चीज अनंत नहीं होती, सबका अंत होता है। पीक आ गया, उसके बाद हमेशा पीक पे तो नहीं रहेगी ना, डाउनफॉल भी होगा, जिसे बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद एक लोवेस्ट पॉइंट आएगा, सबसे नीचे, कितना नीचे इकोनॉमी गिर सकती है उतना गिरेगी, उसे बोलते हैं ट्रफ। ट्रफ को हम बोलते हैं बच्चों क्या? हम बोलते हैं ट्रफ को डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। देखो बच्चों, चारों जो स्टेज हैं, मैंने आपको 5-6 नाम ले दिए होंगे, मैं आपको 4 स्टेज ही बता रहा हूं, मैं आपको 5-6 स्टेज नहीं बता रहा। 4 स्टेज कौन सी? सबसे पहले सुनना मेरी बात, यहां पर आते हैं। सबसे पहले आपने पढ़ा बच्चों
कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक है, एक्सपेंशन के बाद पढ़ा कि पीक आएगा, हाईएस्ट पॉइंट। पीक के बाद पढ़ा फिर से इकोनॉमी गिरेगी, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, और सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो आएगा उसको बोल दिया हमने ट्रॉफ। अब इन्हीं के मैं अलग अलग नाम बताता हूं आपको, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। किसको रिसेशन बोलते हैं, किसको डिप्रेशन बोलते हैं, किसको डाउनफॉल बोलते हैं, किसको अपस्विंग बोलते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। किसको प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। देखो बच्चों, एक्सपेंशन को सुनना मेरे बच्चे ध्यान से, एक्सपेंशन को आप बोल सकते हो अप स्विंग। क्या बोल सकते हो? अप स्विंग, या फिर बूम, बूम पीरियड, मार्केट उठ रही है, ठीक है। या फिर इसको आप बोल सकते हो कि इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर हो रहा है, करेक्ट है ना। उसके अंदर अब आते हैं पीक पे। पीक मतलब हमारी इकोनॉमी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है, उसको हम बोलते हैं बच्चा प्रॉस्पेरिटी। क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसको हम बोलते हैं डाउन स्विंग। क्या बोलते हैं? डाउन स्विंग, या फिर रिसेशन। जब इकोनॉमी गिरने लगती है तो क्या होता है? डाउन स्विंग या फिर रिसेशन। डाउनफॉल भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर ट्रफ आ गया, लोवेस्ट पॉइंट, सबसे नीचे जितना इकोनॉमी गिर सकती थी वो पॉइंट आ गया, उसको आप बोलते हैं बच्चा डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। तो इस तरह से इन स्टेजेस के ऑल्टरनेट नेम्स हैं। एक्सपेंशन को बोल दिया अपस्विंग, बूम, इन्फ्लेशन, पीक को बोल दिया प्रोस्पेरिटी, कॉन्ट्रैक्शन को बोल दिया डाउन स्विंग या डाउनफॉल या रिसेशन, और ट्रफ को बोल दिया डिप्रेशन। समझ में आया? ये नाम देखो, एक्सपेंशन के ऑल्टरनेट ये नेम्स भी हैं। तो टोटल हमारे पास 4 फेजेस हैं। देयर आर 4 फेजेस इन बिजनेस साइकिल। देयर आर 4 फेजेस इन बिजनेस साइकिल। नंबर 1 एक्सपेंशन, नंबर 2 पीक, नंबर 3 कॉन्ट्रैक्शन, एंड नंबर 4 ट्रॉफ। ये 4 स्टेज हमारे पास है, ठीक है। एक्सपेंशन को बोला बच्चा हमने बूम, ठीक है। पीक को बोला प्रोस्पेरिटी, कॉन्ट्रैक्शन को बोला रिसेशन, और ट्रॉफ को बोला हमने डिप्रेशन। करेक्ट है ना? ये 4 स्टेज हमारे पास है। इन चारों स्टेजेस को वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि इन स्टेज के अंदर क्या होता है। देखो बच्चों, जिस बिजनेस ने बिजनेस साइकिल को समझ लिया ना, वो बिजनेस जब डिप्रेशन होगा तब भी प्रॉफिट में होगा, जब इन्फ्लेशन होगा तब तो प्रॉफिट में होगा ही होगा। देखो बच्चों, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में आया था। 1929 से लेकर 1932 तक ये चला। तब भी कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे जो प्रॉफिट में थे। तो बिजनेस साइकिल को समझा, चाहे डिप्रेशन आ गया, सभी लोग भूखे मर रहे, इकोनॉमी डाउन है, बिजनेस डाउन है, तो कुछ लोग ऐसे भी है ना जो अभी भी प्रॉफिट मेकिंग में है। तो बिजनेस साइकिल को अंडरस्टैंड करना ही सक्सेस है। तो बिजनेस साइकिल को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। तो अब समझते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस कौन से हैं। उनको समझने से पहले एक बार आप बिजनेस साइकिल की डेफिनेशन को जान लो। हमने समझ लिया वैसे तो। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या है? देखो बच्चा, बिजनेस साइकिल रेफर्स टू फ्लक्चुएशन इन द aggregate economic activities that an economy experiences over a period of time। अब मेरी बात सुनना, बिजनेस साइकिल के किसी भी स्टेज का, किसी भी फेज का फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता कि अभी आएगा। कौन सा साइकिल कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है, अनसर्टेन है। बिजनेस साइकिल आएगा भी कि नहीं आएगा, कौन सी फेज आएगी कि कब आएगी, कितनी रेगुलर होगी, कितनी इंटेंसिव होगी, कुछ नहीं पता। बिजनेस साइकिल इज अनसर्टेन। तो periods of prosperity altering with periods of economic downturns are called business cycle और trade cycle। कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, इन सब को मिलाकर बनता है बिजनेस साइकिल। हमारे पास चार्ट है, इनको हमने समझ लिया। अब एक्सपेंशन भी आएगा, पीक भी आएगा, कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, फिर ट्रफ भी आएगा, फिर वापस एक्सपेंशन होगा। इस साइकिल चलता रहता है। इस साइकिल जब चलता है ना बच्चों, इस साइकिल चलने के साथ साथ मेरी बात सुनना ध्यान से, ये साइकिल जब चलता है ना, साइकिल के बीच में एक लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन। कि स्मूथ हमारी इकोनॉमी इस तरह ग्रो करनी चाहिए थी। इसी लाइन से तो हम कंपेयर करते हैं कि हम कितना डाउन गए, कितना अप गए। तो ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम ट्रेंड लाइन। उसके बाद समझना बच्चों, हमारी इकोनॉमी के अंदर जो
बिजनेस साइकिल है वो दो तरह का है, मेजरली दो तरह का है, यानी कि ट्रेड साइकिल जो है वो दो तरह का है, गुड ट्रेड साइकिल, बैड ट्रेड साइकिल। गुड ट्रेड साइकिल क्या होता है? जब आपकी इकोनॉमी के अंदर कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हो रही है, पॉजिटिव इफेक्ट्स आ रहे हैं बिजनेसेस से, आपकी कंट्री के अंदर इंप्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों की इनकम अच्छी खासी है, लोगों के पास एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे बहुत है, ठीक है, कहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा नहीं है, पॉवर्टी बहुत कम है, तो इस तरह हम बोलते हैं कि प्रॉफिट मेकिंग में है कंपनीज, ये बोलता है गुड ट्रेड। बैड ट्रेड क्या होता है? सर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स कंट्री में नहीं हो रही, कंपनीज प्रॉफिट में नहीं है, शेयर्स के प्राइस गिरे हुए हैं, स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश है, डाउन है, तो गुड ट्रेड भी होता है, बैड ट्रेड भी होता है, दोनों चीजें होती हैं। अब समझना बच्चों मैं क्या बोलना चाहता हूं। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू the alternate expansion and contraction of overall business activity are reflected in fluctuations in measure of aggregate economic activity। हम पूरी इकोनॉमी का एग्रीगेट देखते हैं कि फिर देखते हैं कि ओवरऑल सभी बिजनेस एक्टिविटीज में डाउनफॉल हुआ या फॉल हुआ, हम सभी का एग्रीगेट करते हैं, इंडिविजुअल नहीं देखते हम, ठीक है। अ ट्रेड साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड एंड बैड ट्रेड, ठीक है बच्चों। अब बिजनेस साइकिल को हम डिवाइड कर रहे हैं चार फेज में, जिसको हमने समझ लिया यहां नोट्स में, एक्सपेंशन है तो उसके बोलते हैं हम अपस्विंग, बूम या इन्फ्लेशन, पीक मतलब प्रोस्पेरिटी, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डाउन स्विंग, और रिसेशन और ट्रॉफ मतलब डिप्रेशन। अब सर ये वर्ड्स तो आपने बोल दी, इसको समझाएगा कौन? सर मैं ही समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों बोलते हैं हम फेजेस, मतलब एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद अपना ट्रॉफ यानी कि डिप्रेशन। ट्रेंड लाइन क्या है मैंने बता दिया आपको। ट्रेंड लाइन, द लाइन इंडिकेट द स्टीडी ग्रोथ लाइन और द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी वेयर देयर आर नो बिजनेस साइकिल। अगर बिजनेस साइकिल ना होते तो हम कुछ इस तरह से चलते जैसा आपको लाइन में दिखाया गया, करेक्ट है ना? लेकिन बिजनेस साइकिल तो हमेशा से होंगे। अब इस ट्रेंड लाइन से कंपेयर करेंगे हम, हमारी इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल है या फिर अपस्विंग है, करेक्ट। उसके बाद अब हम आते हैं बच्चों बिजनेस साइकिल के फीचर्स पे। तो फीचर्स को समझने से पहले मैं आपको चाहूंगा कि मैं आपको साइकिल समझाऊं, फेजेस समझाऊं, जो चार फेज हमारे पास है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, प्रोस्पेरिटी और उसके बाद ट्रॉफ, उसको समझाऊं। उसको ध्यान से सुनना, फेजेस के अंदर क्या फीचर्स हैं उनको समझना कि कौन से फेज में क्या होता है, उसी पे क्वेश्चन बनेंगे। जब वो सारे आप फेजेस पढ़ लोगे तो फीचर्स तो ऑटोमेटिकली सारे कवर हो जाएंगे उसके, करेक्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों डिफरेंट जो फेजेस हैं, उनमें सबसे पहला फेज है वो क्या है बच्चा? एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है टुवर्ड्स हाई इनकम ग्रोथ, ठीक है। सभी बिजनेस जो है ओवरऑल वो बढ़ रहे होंगे, हमारी इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन की तरफ जा रही है। देखो हर इकोनॉमी के अंदर ना लिटिल स्मॉल डोज ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी होता है, इन्फ्लेशन होना बहुत जरूरी है। अब हाइपर इन्फ्लेशन हो जाए वो खराब है, ठीक है। अब मेरी बात समझना कि एक्सपांशन में क्या होता है। एक्सपांशन में जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, वो सब बढ़ रही है। अब देखो कहीं भी किसी भी बिजनेस में, चाहे वो कैपिटल गुड्स का बिजनेस हो, कंज्यूमर गुड्स का बिजनेस हो, ड्यूरेबल गुड्स का बिजनेस हो, सर्विसेज हो, अगर वो सब बढ़ रही हैं तो पक्की बात है जो वो सर्विसेज या गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो लेबर की डिमांड तो होगी ना, इंप्लॉयमेंट भी ज्यादा मिल रही होगी, और इंप्लॉयमेंट मिलेगी तो लोगों को इनकम भी हाई मिलेगी, इनकम हाई मिलेगी तो पुअर लोग कम होंगे, समझ में आ रहा है। और इनकम हमारे हाथ में होगी तो हम एक्सपेंडिचर भी कर रहे होंगे, हम एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे गुड्स पे, मतलब डिमांड भी हाई होगी, सब कुछ हाई चल रहा है, पॉवर्टी कम है, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, समझ रहे हैं? उसे बोलते हैं एक्सपांशन। ये बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है। तो एक्सपांशन में सबसे पहले क्या लिखा है बच्चा? दिस फेज इज करेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड सब बढ़ रहा होगा, कंज्यूमर का खर्चा, सेल्स, कंपनी के प्रॉफिट्स, और जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं उन सब के शेयर्स के प्राइस बढ़ने जा रहे होंगे, क्योंकि अब हमारी कंट्री में एक्सपेंशन आ गया है, ठीक है। सब लोग शेयर्स खरीद रहे होंगे और बैंक्स भी फर्म्स को या हाउस होल्ड्स को लोन दे रहे होंगे, क्योंकि वो सब चाह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। जब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन हर कोई चाहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे कहां से आते हैं? हमारे पास तो लिमिटेड होंगे, लेकिन जो ज्यादा पैसे आएंगे वो कहां से आएंगे? बैंक से आप लोन ले सकते हैं, बैंक आपको क्रेडिट देगा, तो बैंक का क्रेडिट, कंपनीज की इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, स्टॉक प्राइस, एम्प्लॉयमेंट सब बढ़ रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। लेकिन ध्यान रखना ये सब जो बढ़ रहा है इसका भी अंत होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां ये बढ़ के रुक जाएगा, जिसे बोलेंगे हम
पीक प्रॉस्पेरिटी जहां रुक जाएगा, मतलब कि एक्सपेंशन की जो एंडिंग स्टेज है वो पीक है, और फिर शुरू होगा कॉन्ट्रैक्शन। समझ रहे? तो दिस फेज कंटिन्यू जब तक, देखो इंप्लॉयमेंट कब तक बढ़ेगी, जितनी आपकी इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी है लोगों को एम्प्लॉयड करने की, वो सारे रिसोर्सेज जब फुल यूटिलाइज हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएगी कंट्री के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी भी नहीं होती इकोनॉमी के अंदर, बट हमेशा कुछ फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल टेम्परेरी बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट बनी रहती है। लोग जॉब चेंज कर रहे हैं तो बीच में गैप आ गया, अनएम्प्लॉयड हो गए, कुछ काम आ गया, मैरिज है या कुछ और चीज है, छुट्टी पे चले गए महीने के लिए तो अनएम्प्लॉयड हो गए, वो चीज तो चलेगी। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, उसके बाद कौन सी एम्प्लॉयमेंट भैया, उसके बाद फिर होगा कॉन्ट्रैक्शन शुरू। तो ये जो फेज है ये तब तक चलेगी जब तक कंट्री के अंदर सभी रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज नहीं हो जाते, ठीक है, प्रोडक्शन मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंच जाता। उसके बाद यहां लिखा है कि जब एक्सपांशन चल रहा होता है तो हमारी कंट्री के अंदर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो जाती है। मेरी बात समझ, व्हाट इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट? व्हेन पीपल आर when people are willing to work, when people are willing to work but do not get work, do not get work, ऐसा तब होता है जब काम नहीं होता हमारी इकोनॉमी के अंदर। अभी तो एक्सपेंशन चल रहा है, काम ही काम है, तो यहां पर क्या ऐसा होगा कि लोग चाह रहे हैं काम करना पर काम मिल नहीं रहा? ऐसा नहीं होगा। एक्सपेंशन में इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो कौन सी होगी? फ्रिक्शनल, मतलब कि लोग अपनी मर्जी से खाली नहीं बैठे हैं और काम भी इकोनॉमी के अंदर है। क्या होगा कि लोग जॉब चेंज कर रहे हैं, बीच में गैप आ गया, अनएम्प्लॉयड हो गए, और या हमारी इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजी बदल गई, स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं इसको, लोग अपनी स्किल मैच नहीं कर पा रहे, लोग को जॉब इस कारण नहीं कर पा रहे कि टेक्नोलॉजी उसको काम करना नहीं आता, वो खाली बैठे हुए हैं। ऐसा हो सकता है, बट काम की कमी नहीं है इकोनॉमी के अंदर, काम की कमी नहीं है, मतलब इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होगी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा होगा, परचेजिंग पावर होगी, परचेजिंग पावर होगी तो लोग डिमांड ज्यादा बढ़ाएंगे, जब लोग डिमांड ज्यादा बढ़ाएंगे तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे, चाहे वो इनपुट्स के हों चाहे वो गुड्स के हों, प्राइस बढ़ रहे होंगे, और इनपुट्स के प्राइस भी बढ़ रहे होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा आने लगेगी। तो लिखा है प्राइस एंड कॉस्ट टेंड टू राइज फास्टर। समझ में आया कि नहीं बोलो बच्चों? और डिमांड हर टाइप की गुड्स की बढ़ रही होगी, इवन सर्विसेज की भी बढ़ रही होगी, तो इसे बोलते हैं एक्सपांशन। देयर इज इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी इन द बिजनेस, ठीक है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होगा, सबके पास एम्प्लॉयमेंट है, सबके पास पैसे हैं, सबके पास प्रॉफिट है, लिविंग स्टैंडर्ड इज वेरी हाई, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा लोगों का, कि सब लोग ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे, अब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सपेंशन चल रहा है, अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए, ठीक है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे होंगे, ग्रोथ रेट हमारा हाई चल रहा होगा। पर एक्सपेंशन जब खत्म होगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपके सारे रिसोर्स फुल यूटिलाइज हो जाएंगे, सारे रिसोर्सेज फुल यूटिलाइज होने के बाद आपका ग्रोथ रेट एकदम से गिरना शुरू होगा धीरे धीरे, वो होगा स्टार्टिंग फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन खत्म होते ही क्या होता है? ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन एंड रीचेस इट्स पीक। एक्सपेंशन होते होते, मेरी बात समझना बच्चों, डायग्राम दिखाता हूं आपको। मान लो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन चल रहा है, क्या चल रहा है? एक्सपेंशन चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा था, सब कुछ बढ़ रहा था, इंप्लॉयमेंट, इनकम, सब कुछ। अब धीरे धीरे क्या हुआ? ग्रोथ रेट बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली गिरना शुरू हुआ और स्टेबल हो गया। ये पॉइंट कौन सा है? इसको बोलते हो आप पीक पॉइंट। देखो ग्रोथ रेट अगर अभी भी बढ़ता तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाना चाहिए था, पर ऐसे ऊपर नहीं गया, ग्राफ यहां पर आकर रुक गया, ग्रोथ रेट इवेंचुअली फॉल एंड रीचेस टू कांस्टेंट पॉइंट, इसे बोलेंगे आप पीक। इसके बाद फिर से रिवर्स डायरेक्शन में शुरू होगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, फिर ट्रफ डिप्रेशन आएगा, ये लोवेस्ट पॉइंट होगा, फिर उसके बाद फिर से एक्सपेंशन आएगा, बूम होगा, ठीक है, फिर आपका पीक आएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर ट्रफ आएगा, ये साइकिल चलता रहेगा, ये आपका ट्रेंड लाइन होगा। समझ में आया बच्चों? तो इस तरह से बिजनेस साइकिल चलता रहता है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तो एक्सपेंशन फेज खत्म हो गया, एक्सपेंशन फेज में क्या सीखा आपने?
बच्चों एक्सपेंशन फेज में हमारी इकोनॉमी बढ़ रही थी, बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ रही थी, गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा थी, कंपनीज प्रॉफिट में थी, इन्वेस्टमेंट हो रही थी, बैंक्स क्रेडिट दे रहे थे, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा थी, तो प्राइस भी बढ़ रहे थे और इनपुट्स के प्राइस बढ़ने से कॉस्ट भी बढ़ रही थी। यहां तक समझ में आ गया। और अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो गई थी, इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट जीरो हो गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो कौन सी होगी? फ्रिक्शनल, जो टेम्परेरी नेचर की होती है ड्यू टू चेंज ऑफ जॉब, या स्ट्रक्चरल। ठीक है। उसके बाद जब एक्सपेंशन स्टेज खत्म होगी, उसके बाद आएगी बच्चों पीक स्टेज। व्हाट इज पीक? स्टडी करते हैं व्हाट इज पीक। तो पीक क्या है? टॉप पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, जिससे ऊपर और इकोनॉमी आगे जा नहीं सकती। फुल कैपेसिटी तक आपने सारे रिसोर्स को यूटिलाइज कर लिया, आप पहुंच गए पीक पे। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज पीक। ध्यान रखना, पीक को बोलते हैं प्रोस्पेरिटी। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल इज पीक, मतलब प्रोस्पेरिटी। तो इन द लेटर स्टेजेस एक्सपेंशन में क्या हुआ? इन अब देखो, एक्सपेंशन में आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, आपने इतना प्रोडक्शन बढ़ा लिया कि आप पीक पॉइंट पे पहुंच गए। जब आप पीक पॉइंट पे पहुंच जाते हो, आपके बिजनेस इतने हाई चले गए, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी का स्केल इतना बढ़ गया कि अब, याद है आपको प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था कि अपने बिजनेस के स्केल को बियॉन्ड द लिमिट बढ़ा दिया, ओवर कॉन्फिडेंस। अब आपको इनपुट जो मिलेंगी बड़ी मुश्किल से मिलेंगी, इनपुट बहुत मुश्किल से अवेलेबल होंगी, कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी। आपकी जो कॉस्ट कम लग रही थी वो बढ़ना शुरू होगी। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन कम होना शुरू होंगे, धीरे धीरे आप कॉन्ट्रैक्शन पे जाओगे। समझ रहे हो? देखो बच्चों, द टर्म पीक रेफर्स टू द highest point of business cycle. In the later stage of expansion, inputs are difficult to obtain as their availability is less than the requirement and therefore input price increases. वहां पर कॉस्ट बढ़ रही थी, हमने मान लिया, इतनी नहीं जितनी अब बढ़ेगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। वहां पे स्टार्टिंग थी कॉस्ट बढ़ने की, यहाँ पे बिल्कुल बढ़ चुकी है। समझ रहे हैं? एक्सपेंशन में स्टार्टिंग पॉइंट है कॉस्ट बढ़ने का, और यहाँ कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ कॉस्ट बढ़ चुकी। आउटपुट प्राइस भी बढ़ा दिया लोगों ने, क्योंकि इनपुट्स महंगी हो गई हैं, कॉस्ट बढ़ गई है। प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? गुड्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, और इससे क्या होगा? रैपिडली लीडिंग टू इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, अब लोगों को मुश्किल हो रहा है, लोगों को मुश्किल हो रहा है चीजों को खरीदना। इसको हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन होने से लोग अब नहीं खरीद पा रहे सामान, परचेजिंग पावर लोगों की कम हो रही है। सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इम्पैक्ट पड़ेगा फिक्स्ड अर्नर ग्रुप पे, जिनके फिक्स्ड सैलरी है, जिनके फिक्स्ड वेजेस हैं, उनको सबसे ज्यादा यहां दिक्कत होगी। तो फिक्स्ड वेज अर्नर बहुत ज्यादा सफर करेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे? अब वो लोग चीजों के सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू करेंगे कि मेरे को कोई ऐसा सामान मिल जाए जो सस्ते में आता। इस तरह से सब एक एक करके, एक एक करके सब सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू करें, तो उन चीजों की डिमांड बढ़नी शुरू होगी जो सस्ती। अब क्या होगा? फिक्स्ड वेज अर्नर्स को रिच सेक्शन देख के भी उनको फॉलो करेगा, हम भी गुड सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। तो ऐसे करते करते डिमांड जो है ना वो फॉल होना शुरू हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन आ जाएंगे। तो फिक्स्ड वेज अर्नर से शुरू होता है कॉन्ट्रैक्शन, पीक के बाद जो शुरू होता है, ध्यान रखना। तो कंज्यूमर्स बिगिन टू रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखेंगे हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है अब हाउसिंग पे, ड्यूरेबल गुड्स पे, तो एक्चुअल डिमांड जो है वो स्टेगनेट होना शुरू होगी, मतलब कम होना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि अब सबका जो खर्चा है गुड्स पे बहुत ज्यादा होता है, परचेजिंग पावर कम हो चुकी है, तो वो सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगे हैं। तो एक्चुअल जो गुड्स की डिमांड थी पीक पीरियड पे या एक्सपेंशन पे, वो अब कम होना शुरू होगी, लोगों ने सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू कर दिया। ठीक है। तो पीक occurs when economic growth has reached at point where it will stabilize for a short time. जो पीक होता है लंबे समय तक नहीं होता, बहुत शॉर्ट टाइम तक कांस्टेंट होगा, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे रिवर्स डायरेक्शन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो बच्चा। तो जो हमारा एक्सपेंशन था वो हुआ, फिर हम पहुंचे पीक पे। पीक के बाद, ये पीक जो था बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्शन पे बढ़ना शुरू हो गए। अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू कहां से हुआ? कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से शुरू हुआ? कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ फिक्स्ड वेज अर्नर्स की वजह से, जिनको बहुत दिक्कत हो रही थी, सैलरी लिमिटेड थी, प्राइस बहुत ज्यादा थे, तो उन्होंने डिमांड कम करना शुरू किया और कुछ ऐसे गुड्स पे शिफ्ट हो गए जो सस्ते। तो एक्चुअल डिमांड जो है वो कम हो गई और कॉन्ट्रैक्शन की तरफ हम आगे बढ़ने लगे। और जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो क्या हुआ? अब पढ़ते हैं थर्ड स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। देखो मजा आ रहा है ना बच्चों?
नॉलेज दे रहा है। एक्सपेंशन पढ़ लिया, अब तक आपको पता नहीं था एक्सपेंशन क्या होता है, प्रोस्पेरिटी क्या होती है, बूम सुना था सिर्फ, अब समझ भी रहे हो। तो ध्यान से सुनना, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, थर्ड फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। देखो बच्चा, कॉन्ट्रैक्शन अराइजेस सिंस द इकोनॉमी कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली और इनडेफिनेटली। अब तक इकोनॉमी बढ़ रही थी, अब बोल रहा है कॉन्ट्रैक्शन अराइज सिंस द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू। इकोनॉमी हमेशा नहीं बढ़ सकती, इकोनॉमी हमेशा बढ़ नहीं सकती। एक टाइम ऐसा आएगा जब पीक पर पहुंचेगी, फिर कम होना। मैंने बोला ना, किसी चीज का अंत नहीं है, अनंत नहीं है, अंत है। गलती हो जाती है बोलने में, कोई चीज एंडलेस नहीं। देखो बच्चों, हम बोलते हैं कि कुछ स्टेजेस ऐसी हैं जहां पर हम बात करते हैं कि एक्सपांड हुआ, फिर हम पीक पे पहुंचे। अब एक्सपेंशन जो है उसकी वजह से पहुंचेंगे तो पीक पे, पर पीक हमेशा बना नहीं रहेगा, उसके बाद इकोनॉमी डाउन जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन भी हमेशा नहीं होगा, एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जो मिनिमम पॉइंट होगा, लोवेस्ट पॉइंट होगा, जिसको बोलेंगे हम ट्रॉफ यानी कि डिप्रेशन। उसके बाद फिर हम बढ़ना शुरू करेंगे, ये साइकिल चलता रहता है बच्चा। तो वंस पीक इज रीच्ड, increase in demand increase in demand is halted and starts decreasing in certain sectors. There is fall in the level of investment and employment. मैंने बोला कि जब फिक्स्ड वेज अर्नर्स थे, उन्होंने सब्स्टिट्यूट ढूंढना शुरू किया, एक्चुअल डिमांड कम हो गई। जब एक्चुअल डिमांड कम हो गई तो क्या जरूरत है प्रोडक्शन करने की, जब डिमांड ही नहीं इकोनॉमी की। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट्स क्यों की जाएंगी, इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी तो प्रॉफिट कहां से आएंगे, और प्रॉफिट नहीं आएंगे तो शेयर्स कौन खरीदेगा, शेयर्स के प्राइस गिर जाएंगे। मतलब लोगों का प्रॉफिट, शेयर के प्राइस, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एवरीथिंग विल गोज ऑन फॉल। करेक्ट है? तो प्रोड्यूसर्स डू नॉट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ इकोनॉमी। प्रोड्यूसर को एकदम से पता नहीं चलता कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। वो प्रोडक्शन करते रहते हैं, डिमांड उनकी थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद जब मिसमैच होता है डिमांड सप्लाई, तब पता चलता है कि अब तो हमारी जो सप्लाई है वो बहुत बढ़ा दी है हमने और डिमांड तो है ही नहीं। एकदम से पल्स पता नहीं चलती कि क्या होने वाला है। जो कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे हैं जो प्रोडक्शन कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है, उसके बाद जब डिमांड का रिस्पॉन्स आता है ना, कि डिमांड तो अब आई नहीं रही। जो फिक्स्ड वेज अर्नर्स थे उन्होंने डिमांड कम करना शुरू कर दिया था, उसका रिएक्शन अब मिल रहा है उनको, और देखा डिमांड तो नहीं है, अब सप्लाई बहुत एक्सेस हो गई है, अब एक्सेस प्रोडक्शन का करेंगे क्या। करेक्ट है? तो प्राइस गिरना शुरू हो जाएंगे। तो मिसमैच हो गया डिमांड सप्लाई में, और जब सप्लाई एक्सीड होगी डिमांड से, ऑब्वियसली बात है प्राइस गिरना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा। करेक्ट है? तो प्रोड्यूसर्स आफ्टर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट दैट कि उनको अब एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, उन्होंने ओवर प्रोडक्शन कर दिया है, अब उनको होल्डिंग बैक द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान, जो आगे सोच रहे थे इन्वेस्टमेंट करने की, अब वो इन्वेस्टमेंट्स नहीं करेंगे, कैंसिल करेंगे उन चीजों को, ऑर्डर को स्टॉप कर देंगे, इक्विपमेंट परचेज नहीं करेंगे, और इनपुट्स को भी ज्यादा हायर नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग लेबर। अब लेबर को हायर नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, इंप्लॉयमेंट कन्वर्ट हो जाएगी अनएम्प्लॉयमेंट में, लेबर अनएम्प्लॉयड होना शुरू हो जाएगी। तो सच करेक्टिव एक्शन बाय प्रोड्यूसर्स generate a chain of reaction in the input market. प्रोड्यूसर्स के इन सारी पॉलिसी को शुरू करने से इफेक्ट पड़ेगा लेबर मार्केट पे। भाई प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन नहीं करना, देखो बच्चों चेन इफेक्ट तो होता है। सबसे पहले क्या हुआ, डिमांड नहीं हुई, डिमांड नहीं हुई तो प्रोडक्शन करना स्टॉप कर दिया, प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया, इक्विपमेंट्स के ऑर्डर रोक दिए, और प्रोडक्शन स्टॉप कर दिया तो लेबर की डिमांड भी नहीं होगी ना। तो लेबर की डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा बच्चों, इससे आप पहुंचेंगे किस पे, देखो लेबर की डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं, तो अब प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा है, इनपुट्स की डिमांड भी नहीं है, और इनपुट्स की डिमांड नहीं है तो इनपुट्स के प्राइस भी गिरना शुरू हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, डिक्रीज इन इनपुट प्राइस, उसके बाद क्या होगा, इनकम ऑफ वेज एंड इंटरेस्ट अर्नर्स ग्रेजुअली डिक्लाइन रिजल्टिंग इन डिक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब लेबर की डिमांड नहीं है, ठीक है, लेबर के वेजेस कम जा रहे हैं, और बैंक से कोई लोन भी नहीं ले रहा है, बैंक का इंटरेस्ट भी फॉल हो गई, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इंटरेस्ट कम होने से, वेजेस कम होने से, सैलरीज कम होने से अपना गुड सर्विस की जो डिमांड है वो कम होना शुरू हो जाएगी दोबारा से, और फिर प्राइस भी गिरना शुरू हो जाएंगे। और जब प्राइस गिरेंगे, हम ऑब्वियस सी बात है क्या बोलेंगे कि अब एक्चुअल में इकोनॉमी के अंदर क्या आ चुका है, कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है। करेक्ट है, कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है। लोग सोचेंगे भाई अब तो हम इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हैं, अब इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है, तो प्रोड्यूसर्स लोअर देयर प्राइस,
इसलिए जो प्रोड्यूसर्स ने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर दिया था, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता नहीं चला था कि डाउन स्विंग आने वाला है, तो वो सारा जो प्रोडक्शन है उसे निकालना भी तो है, उसको डिस्पोज ऑफ भी तो करना है। वो सारा प्रोडक्शन निकालने के लिए प्रोड्यूसर सेल लगाएंगे, मतलब कि प्राइस गिरा देंगे ताकि स्टॉक को निकाल सके, इन्वेंट्री को निकाल सके, और कंज्यूमर ये सोचेंगे कि अभी तो प्राइस गिर रहे हैं, अभी और गिरेंगे, डिप्रेशन आने वाला है, रिसेशन आने वाला है, अब प्राइस और गिरेंगे, तो वो अपनी जो गुड्स का कंजम्पशन है उसको आज ना करके फ्यूचर में पोस्टपोन कर। देखो बच्चों, ऐसे ही होता है ना, जब इकोनॉमी गिरती है, प्राइस गिर रहे हैं, तो उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए, लेकिन कंज्यूमर क्या सोच रहे हैं, अभी तो प्राइस गिरना शुरू हुए हैं, अभी तो और गिरेंगे, अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन कर देंगे। क्या कर देंगे? पोस्टपोन कर देंगे, स्पेंडिंग्स को बढ़ा पोस्टपोन करेंगे कि आज गाड़ियों के प्राइस गिर गए हैं, गैजेट्स के प्राइस गिर गए हैं, अप्लायंसेस के प्राइस गिर गए, अभी और गिरेंगे, हम तब लेंगे। तो क्या होगा, सुनना ध्यान से। तो ड्यू टू reduce consumer spendings, aggregate demand fall, generally causing fall in prices, or discrepancy between the demand and supply get widened further. This process gathers speed and recession become the saver. इतनी ज्यादा डिमांड गिर गई कि सभी सेक्टर, चाहे वो हाउस होल्ड हो, चाहे वो फर्म्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स हो, कोई भी स्पेंड करना नहीं चाह रहा। जब कोई स्पेंड करना नहीं चाह रहा है, एग्रीगेट डिमांड और फर्दर फॉल होगी। जितनी ज्यादा डिमांड फॉल होगी, उतने ज्यादा तेजी से प्राइस भी फॉल होंगे, और हम रिसेशन से आ जाएंगे डिप्रेशन पे, मतलब कि हम कॉन्ट्रैक्शन से आ जाएंगे ट्रॉफ पे। सुनना ध्यान से, देखो बच्चों, चार्ट को देखो, समझ में आएगा। अभी तक हम थे कॉन्ट्रैक्शन पे, लोगों ने डिमांड कम करना शुरू किया, प्रोड्यूसर ने अपने प्रोडक्शन को डिस्पोज ऑफ करना शुरू किया, करेक्ट है। उसके बाद कंज्यूमर ने अपनी स्पेंडिंग्स को पोस्टपोन कर दिया कि हम बाद में लेंगे, डिमांड और गिर गई। डिमांड और गिरने से हम कहां पहुंच गए? लोवेस्ट पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल, इसे बोलते हैं ट्रफ, या फिर डिप्रेशन। कहां पहुंच गए? डिप्रेशन में पहुंच गए बच्चों। तो अब लोवेस्ट पॉइंट आ गया, अब स्टेज शुरू हो गई कौन सी वाली? अब हम आ गए कौन सी स्टेज पे? ट्रफ पे पहुंचेंगे धीरे धीरे, सुनना। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई, इन्वेस्टमेंट को करना चाहता नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही मतलब प्रोडक्शन नहीं हो रहा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रिजल्टिंग इन फर्दर डिक्लाइन इन इनकम, इनकम और डिक्लाइन होगी, कंजम्पशन फिर लोग नहीं कर पाएंगे, इनकम ही नहीं है, तो चाहे वो कंज्यूमर गुड्स हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो। तो बिजनेस की जो फर्म है वो पेसिमिस्टिक हो गई है, निराशावादी। निराशावादी मतलब कि उनको कोई आशा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने से पैसे बढ़ेंगे। बैंक का क्रेडिट श्रिंक हो गया, बैंक किसी को कोई लोन लेने वाला ही नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना चाहता बच्चों। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट गया है, ठीक है, शेयर्स के प्राइस गिर गए हैं और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो गई है। अब हमारा शुरू हो जाता है ट्रफ और डिप्रेशन। ये सब किसके साइन है? ये सारे के सारे साइन किसके हैं बच्चों? सब साइंस ट्रफ के हैं। तो ट्रफ की स्टेज जब शुरू होती है, तो ये इंडिकेटर्स हमें वार्निंग देते हैं कि अब ट्रफ आने वाला है। इन वार्निंग को जो समझ जाता है वो सक्सेस कर जाता है, जो नहीं समझ पाता वो उसमें फंस जाता है, इस ट्रैप में फंस जाता है। तो बिजनेस साइकिल की जो चौथी स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, वो है ट्रफ यानी कि डिप्रेशन, सबसे लोवेस्ट पॉइंट। इस थर्ड फेज में क्या हुआ? थर्ड फेज में डिमांड कम होना शुरू हुई थी, इन्वेस्टमेंट गिर गई थी, लोगों की इनकम कम हो गई थी, डिमांड इकोनॉमी के अंदर थी नहीं, प्राइस गिर गए थे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ गई थी। अब ट्रफ में क्या होगा? इससे भी ज्यादा वर्स सिचुएशन ट्रफ के अंदर। अब सुनना, द कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब डाउन टर्न, डाउनफॉल। डाउनफॉल जो होगा कंटिन्यू होगा जब तक लोवेस्ट पॉइंट नहीं आता, मतलब ट्रफ नहीं आता। अब जब ट्रफ आ जाएगा तो क्या होगा? When the process of recession is completed, the severe contraction in demand एक्टिविटीज जो है इकोनॉमी की वो सब बिल्कुल डाउन हो गई है, उसकी वजह से हम पहुंच जाएंगे बच्चा डिप्रेशन में। और डिप्रेशन जो होता है वो सेवर फॉर्म होता है रिसेशन का, रिसेशन से भी वर्स्ट होता है डिप्रेशन। रिसेशन से भी नीचे मार्केट जाए तो उसे कहते हैं डिप्रेशन। एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल डाउन, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ग्रोथ रेट जो एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम हो रहा था वो नेगेटिव होना शुरू, ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। एंड द लेवल ऑफ नेशनल इनकम फॉल रैपिडली, डिमांड फॉल रैपिडली, एक्सपेंडिचर फॉल रैपिडली। इकोनॉमी के अंदर क्या होगा? अब तक लोगों ने इन्वेस्टमेंट कम की थी,
अब तक लोगों ने बिजनेस को, एक्टिविटीज को कम कर दिया था, लोग पेसिमिस्टिक हो गए थे कॉन्ट्रैक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब ट्रफ आएगा, जब डिप्रेशन आएगा, जब सारी बिजनेस फर्म, कोई भी बिजनेस फर्म नहीं चाहेगी बिजनेस को हम कंटिन्यू करें, बिजनेसेस शट डाउन होने शुरू हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्शन में बिजनेस शट डाउन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन में इकोनॉमी गिर रही है अभी, जब बिल्कुल ट्रफ पे पहुंच जाती है अब किसी को कोई आशा नहीं। अब बिजनेस क्या होने लगे, शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। जब बिजनेस शट डाउन होंगे तो क्या होगा बच्चों, बैंकरप्सी, अनएम्प्लॉयमेंट, सब यहां से वहां, बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन इकोनॉमी की हो जाएगी। और ऐसा जो होता है ना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन जब आता है तो ये कैपिटल इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा आता है, यूएस में, है ना। बहुत देखा होगा, यूएस से डिप्रेशन शुरू होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाता है। तो ऐसा ग्रोथ रेट क्या हो गया बच्चा, नेगेटिव हो गया, नेशनल इनकम बहुत ज्यादा गिर चुकी है, डिमांड बिल्कुल भी नहीं है, बिजनेस बैंकरप्ट हो गए हैं और शट डाउन होना शुरू हो गया। समझ रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल फॉल हो गए हैं, क्रैश हो गया स्टॉक मार्केट के अंदर, ऐसा ट्रफ के अंदर। तो सबसे बड़ा जो एग्जांपल दे रहा है फाइनेंशियल क्राइसिस का, जब सारे इंटरप्रेन्योर, सारे बिजनेसमैन पेसिमिज्म में आ जाते हैं, बिल्कुल निराशावादी हो जाते हैं, इन्वेस्टर कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, बैंकों के अंदर पैसों की कमी हो जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं, तो क्या होता है, तो डीप डेप्थ ऑफ डिप्रेशन पे हम पहुंच के बच्चों, और ट्रफ शुरू हो गया समझ लो। तो डिप्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा इकोनॉमी को डिस्ट्रेस कर देता है। और सबसे बड़ा डिप्रेशन जो आया था 1929 से 1933, 32 तक मैं बोल सकता हूं इसको, तो इसके इफेक्ट बहुत ज्यादा हुए, जिसे बोला गया था द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। तो ये चीज होती है ट्रफ में, जो एक कंट्री में आए तो ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर फैल जाता है। और ऐसा ही हुआ था 1930 के डिप्रेशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों डिटेल में। तो हमने टोटल बिजनेस साइकिल की 4 स्टेज पढ़ी बच्चा, ठीक है, एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन और पीक और अपना ट्रफ, ठीक है। तो इन चारों स्टेजेस को अच्छे से पढ़ना है, सारे फीचर्स बिल्कुल अलग हैं बच्चों, ठीक है, आपने देखा सब अलग था, कुछ सेम नहीं था। अब अगर आपसे पूछते हैं कि इन सब के होने के बाद इकोनॉमी रिकवर कैसे करे, ये रिकवरी की स्टेज है, रिकवर कैसे करती है। देखो बच्चों, कोई भी इकोनॉमी, मैंने बोला आपको कि पीक तक हमेशा नहीं जाएगी, मतलब हमेशा पीक पे बनी नहीं रहेगी। कोई भी इकोनॉमी ट्रफ पे भी हमेशा बनी नहीं रहेगी, रिकवर होगी वो। कैसे रिकवर होगी, सुनना बच्चों। देखो बच्चों, क्या होता है कि जब ट्रफ आता है तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए। अगर इस समय पर गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर बढ़ाना शुरू करे इकोनॉमी के अंदर, तो उनके थोड़ा थोड़ा एक्सपेंडिचर करने से बाकी लोग फॉलो करते हैं, बाकी सेक्टर्स फॉलो करते हैं और इकोनॉमी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ रिकवरी के अंदर हम पढ़ेंगे बच्चों, सुनना ध्यान से। The economy cannot continue to contract endlessly। कोई भी इकोनॉमी बिल्कुल एंड तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, बिल्कुल डाउनफॉल, अनलिमिटेड वे में डाउनफॉल नहीं होता है। एक पॉइंट आएगा जहां रुक जाएगी डाउनफॉल। तो लोवेस्ट पॉइंट के आने के बाद अब क्या होगा, वो रिकवर करना शुरू होगी। कैसे रिकवर करना शुरू होगी, सुनना बच्चों। ट्रफ लास्ट फॉर सम टाइम एंड मार्क द एंड ऑफ पेसिमिज्म। जब ट्रफ आता है और ट्रफ लोवेस्ट पॉइंट होता है, यहां पे पेसिमिज्म हो जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता। उसके बाद क्या होता है, बिगिनिंग होती है ऑप्टिमिज्म। लोग सोचते हैं कि अब हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इज फर्स्ट फेल्ट इन द लेबर मार्केट। सबसे पहले पता चलता है लेबर मार्केट से। जैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेगा, मैंने बोला कोई भी, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोई भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू करेगा, एक्सपेंडिचर बढ़ाना शुरू करेगा, तो सबसे पहले डिमांड होगी लेबर, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले लेबर चाहिए। इनपुट मार्केट में सबसे पहले दिखेगा कि अब लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर रहे हैं, लेबर को जॉब मिलेगी, लेबर इंप्लॉयड होगी। इंप्लॉयड होने से आप समझ जाओ लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, लोग डिमांड बढ़ाना शुरू, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिर इनकम जनरेट होगी। ऐसे करते करते हमारी इकोनॉमी रिकवर होती जाए। तो स्टार्टिंग चाहिए, बस ऑप्टिमिज्म चाहिए थोड़ा सा। और वो कौन दिखाता है, कुछ इन्वेस्टर्स दिखाते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं। तो यहां बोल रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट फोर्सेस द वर्कर्स टू एक्सेप्ट वेजेस लोअर देन द मार्केट। अब थोड़ी सी भी डिमांड लेबर की हुई, लेबर बार्गेन नहीं करेगा, मेरे को इतने वेज नहीं ज्यादा दो,
जो वेज मार्केट में चल रहा है उससे कम भी उसको मिल रहा है वो ले लेगा, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट से अच्छा ये है कि उसको काम मिल जाए, तो लेबर काम करना शुरू करेगी लोअर कॉस्ट पे, और लोगों का बिजनेस कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, तो वो स्टॉक बढ़ाना शुरू करेंगे। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिक्वायर फ्रेश इन्वेस्टमेंट। अब इकोनॉमी के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगी, मशीन्स की डिमांड होगी, इक्विपमेंट्स की डिमांड होगी, उससे इकोनॉमी रिकवर करेगी और टर्निंग पॉइंट आ जाएगा डिप्रेशन से एक्सपेंशन के। समझ में आया? बैंकिंग सिस्टम, अब लोग जब प्रोडक्शन करेंगे तो पैसे भी चाहिए, और पैसे कहां से लाएंगे? लोग बैंकों से लोन मांगना शुरू करेंगे, बैंक भी थोड़े थोड़े इंटरेस्ट रेट पे लोन देना शुरू करेगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट को बढ़ाएगा बाद में, तो बैंकिंग सिस्टम के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो भी एक्सपांड होना शुरू होगा। तो एज इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस तो प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होंगे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू होगी, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ना शुरू होगी, और कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से इकोनॉमी के अंदर जो डिमांड है वो भी बढ़ना शुरू होगी, और उसके बाद इकोनॉमी रिकवर होना शुरू हो जाएगी और एक्सपेंशन दोबारा से आने लगेगा। तो इस तरह से बच्चों हमने शुरू किया था एक्सपेंशन से और खत्म किया एक्सपेंशन पे, राइट? एक्सपेंशन, देन पीक, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन ट्रफ, देन अगेन रिकवरी एंड एक्सपेंशन पहुंच गए, करेक्ट है? इस तरह से चलता है बच्चों बिजनेस साइकिल। मैंने आपको कहा था कि बिजनेस साइकिल के चारों फेजेस पढ़ने के बाद आप जब फीचर्स पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम आते हैं बच्चों फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल पे। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल पे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, बहुत मजा आता है चैप्टर करने में बच्चों। देखो चीजें ना लिंक होती जाती है, और जब लिंक होते हुए फ्लो में आप समझोगे ना एक ही बारी में, आपको भी समझ में आएगा। तो फीचर समझो, बिजनेस साइकिल की डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं या नहीं, पढ़ लिया आपने भाई, होती है, एक्सपेंशन होता है, पीक होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना। तो बिजनेस साइकिल की डिफरेंट डिफरेंट फेज होती है, हमने पढ़ ली है, और कोई भी फेज रेगुलर बेस पे नहीं है कि हमेशा ही चलेगी, है ना। उसके बाद किसी भी फेज की लेंथ, कितना लंबा ये जाएगा फेज, उसका भी कोई सर्टेन टाइम पीरियड नहीं है। बिजनेस साइकिल अकर पीरियडिकली ऑल्दो दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी। मतलब कि पीरियडिकली मतलब क्या है कि एक्सपेंशन है, फिर पक्की बात है कि पीक आएगा, और पीक है तो पक्की बात है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, और उसका पक्की बात है कि ट्रफ भी आएगा। पीरियडिकली होते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि किस इंटरवल में होंगे, कब तक लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। उसके बाद जो ड्यूरेशन है, बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन जो है, जैसे मान लो आज बिजनेस साइकिल शुरू हुआ और 2 साल तक चला, तो ऐसा नहीं है कि अगली बार भी फिर 2 साल 3 साल, जैसे 2-3 साल बाद अभी आया तो अगली बार भी 2-3 साल बाद ही आएगा, ऐसा नहीं है। बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन जो है वो वेरी करती है, अलग अलग होती है, कभी कभी आता है, कभी कभी आ जाता है, ठीक है, कभी लॉन्ग टाइम तक भी देखने को नहीं मिलता बिजनेस साइकिल का इम्पैक्ट। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे ईयर्स भी हो जाते हैं और 2-3 साल में भी आ सकता है। तो बिजनेस साइकिल की ड्यूरेशन जो वेरी करती है बच्चों, ध्यान रखना। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो बिजनेस साइकिल के फेजेस है, जो फ्लक्चुएशन हो रही है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो नहीं पता, कितनी डीप तक लेके जाएगा, कितनी पीक पे लेके जाएगा, वो हर बार अलग अलग होती है। तो डिफिकल्ट है इसको मेजर करना कितनी इंटेंसिटी में जा रहा है कोई भी फेज, ये ध्यान रखना। उसके बाद डिफिकल्ट है प्रिडिक्ट करना कि टर्निंग पॉइंट्स कब आएंगे। मतलब कि जैसे मान लो एक्सपेंशन चल, एक्सपेंशन के बाद आना चाहिए पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन, तो एक्सपेंशन के बाद कॉन्ट्रैक्शन कब आएगा, वो पीक पर पहुंचने के बाद टर्न कब लेगा, इसका अंदाजा भी नहीं होता, ठीक है। तो इसको हम नहीं बोल सकते कि वो एक्यूरेटली कोई बता सकता है, सिर्फ ये किया जाता है कि हाँ हम फोरकास्टिंग देखो कर सकते हैं, बट इतनी एक्यूरेट नहीं कि हम बिजनेस साइकिल को बता दें कि कब आएगा और कब खत्म होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया होता है, उसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। तो बिजनेस साइकिल जनरली ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बिजनेस साइकिल जो है वो फ्री मार्केट इकोनॉमी, मतलब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब कि डेवलप्ड इकोनॉमी में ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि यूएस, यूके, जर्मनी, जापान, इस तरह की इकोनॉमी के अंदर ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को सबसे पहले पड़ेगा, एग्रीकल्चर के अलावा। एग्रीकल्चर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? फूड है, नेसेसिटी आइटम्स हैं, वो चाहिए लोगों को, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ता है साइकिल का वो किस पे पड़ता है? इंडस्ट्रियल हाउसेस पे पड़ता है। तो कह रहे हैं कि ऑल्दो ऑल द सेक्टर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल,
Some sectors like capital goods industries, durable consumer good industries are disproportionately affected as compared to agriculture. समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट होता है बिजनेस साइकिल की वजह से। उसके बाद बोल रहे हैं बिजनेस साइकिल आर एक्सीडिंगली कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉजेस। हर बार की तरह बिजनेस साइकिल के सेम कॉजेस नहीं होंगे, हर बार की तरह बिजनेस साइकिल की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी। क्या पता पहले कुछ और हुआ हो रिजल्ट्स और इस बार कुछ और दिखा रहा हो बिजनेस साइकिल। समझ में आ रहा है? तो डिफिकल्ट है एक्यूरेटली प्रिडिक्शन करना बिजनेस साइकिल के लिए। ये आपका 8th पॉइंट था। उसके बाद बोल रहा है बच्चों कि repressions of business cycle get simultaneously felt on nearly all economic variables: output, employment, investment, consumption, interest, trade and price levels। बिजनेस साइकिल का जो इफेक्ट है वो ऑलमोस्ट सभी वेरिएबल्स पे पड़ता है। ऐसा नहीं सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को कम करके जाएगा या आउटपुट को कम करके जाएगा कॉन्ट्रैक्शन या प्राइस कम करके जाएगा, सब पे इंपैक्ट पड़ता है, थोड़ा और ज्यादा पड़े लेकिन पड़ता सब पे। तो बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट एक साथ सब फैक्टर्स पे पड़ता है क्योंकि वो साइमल्टेनियसली इंटरकनेक्टेड है। देखो बच्चों, प्रोडक्शन नहीं होगा तो पक्की बात है एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो पक्की बात है इनकम कम होगी, इनकम कम नहीं होगी तो पक्की बात है डिमांड कम होगी, और डिमांड कम तो प्राइस भी कम होंगे। ये सारे वेरिएबल्स इंटरकनेक्टेड है, इसलिए बोल रहा है बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट सभी फैक्टर्स पे ही पड़ता है साइमल्टेनियसली। उसके बाद business cycles are contagious and are international in character. They begin in one country and spread to other countries through trade relations। मेरी बात सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिजनेस साइकिल जो है वो कॉन्टेजियस और इंटरनेशनल होता है, मतलब कि कॉन्टिन्यू कनेक्टेड होता है ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज। देखो हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, हमारी कंट्री ऑलमोस्ट सभी कंट्री से ट्रेड करती है। तो इंटरनेशनल ट्रेड ग्लोबलाइजेशन की वजह से अगर एक कंट्री में कोई फेस चल रहा है और बहुत ज्यादा ही चला गया तो उसका इफेक्ट बाकी सब कंट्री में पड़ सकता है। एक कंट्री का डिप्रेशन ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में फैल सकता है, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930 फैला था, शुरू हुआ यूएस से, फैल गया पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड में। तो बिजनेस साइकिल कैसे होते हैं? कॉन्टिजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। उसके बाद बिजनेस साइकिल में अकर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस, कुछ बाहर के एनवायरमेंट के फैक्टर्स जिसे बोलते हैं एक्सोजीनियस फैक्टर्स, और इंटरनल कॉजेस मतलब कि इंडोजीनियस फैक्टर्स, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। बिजनेस साइकिल फॉर्म्स के खुद की एक्टिविटीज से या बिजनेस साइकिल गवर्नमेंट या एक्सटर्नल एनवायरमेंट के फैक्टर्स चेंज हो गए उसकी वजह से, किसी से भी शुरू हो सकता है या दोनों की वजह से भी शुरू हो सकता है। बिजनेस साइकिल के जो कॉजेज हैं वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के दोनों हो सकते हैं। और बिजनेस साइकिल का सीरियस इंपैक्ट जो पड़ता है वो ह्यूमन वेलबींग पे पड़ता है, सोसाइटी पे पड़ता है। ये बात ध्यान रखना। तो ये सभी फीचर्स होते हैं बिजनेस साइकिल के, बहुत ही आसान है। अब सबसे मेन बात बताऊं आपको कि बिजनेस साइकिल के जो क्वेश्चंस बनेंगे वो सबसे ज्यादा फेजेस के अंदर से, उसके बाद अपने कुछ इंडिकेटर्स आएंगे, लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स, को इंसिडेंटल इंडिकेटर्स, इन सब पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जितना भी किया बच्चों आप लोगों ने, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये चैप्टर फिर से बोल रहा हूं कि 9 से लेके 12 मार्क्स के बीच में इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। इस चैप्टर को बहुत सीरियसली लो, ध्यान से पढ़ना। जितनी भी लाइन हमने पढ़ी, एक एक लाइन हमने पढ़ी, छोड़ा नहीं किसी लाइन को, तो सारी लाइंस को आप ध्यान से पढ़ो, समझो और इंटरकनेक्ट करो चीजों को। साइकिल को समझो, कौन सी साइकिल में क्या है, और चारों फेजेस को, बिजनेस साइकिल के 4 फेज पढ़े, चारों फेजेस को आप कंपेयर करो। इसमें क्या था, इसमें क्या था, कंपैरिजन करोगे ना, एक कंपैरेटिव चार्ट बना लो। इससे आपको याद रहेगा कि बिजनेस साइकिल चैप्टर कैसा है और क्या। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं आपको बिजनेस साइकिल के अंदर जो इंडिकेटर्स होते हैं, जिन इंडिकेटर से पता चलता है कि अब ये फेज आ सकता है। कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो रिएक्शन पहले बता देते हैं कि क्या होने वाला है, कुछ इंडिकेटर ऐसे होते हैं जो एक साइकिल के चले जाने के बाद हम देखने को मिलते हैं, कुछ जब साइकिल चल रहा होता है, जो फेज चल रही होती है उसके साथ साथ कुछ इंडिकेटर्स हमें दिखते हैं। तो इस तरह से कुछ इंडिकेटर्स हैं। उसके बाद पढ़ेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि
पूरे वर्ल्ड में जो डिप्रेशन फैल गया था 1930 का वो, और अपना itbulbus.com में जो डिप्रेशन आया था वो, और उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों अपना लास्ट एक और डिप्रेशन है अपना 2008 का डिप्रेशन, वो पढ़ेंगे। तो 2008 के अंदर डिप्रेशन आया था लेटेस्ट। तो ये सब पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो इस चैप्टर को आज जो करा है बच्चों ध्यान से पढ़ना। इतना ही करेंगे आज के लिए। थैंक यू सो मच।